हिंद दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हमारे संविधान में हैं। ठीक है, लेकिन कौन सी अनुसूची क्या कहती है, इससे पढ़कर या समझ के याद नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि 12 अनुसूचियों को याद करना थोड़ा टफ है। तो एक ट्रिक के माध्यम से आप 12 के 12 अनुसूचियाँ याद कर लीजिए। तो ट्रिक, आप कॉपी और पेन लीजिए और ट्रिक लिखिए आप। और ट्रिक कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है। ये मैंने राजा लिखा ना, इसके नीचे लिखना है वेतन लेकर, वेतन लेकर, ऐसे। शपथ खाकर, आप कहोगे राजा वेतन लेकर शपथ खा रहा है, तो शपथ खाकर, ठीक है, ऐसे लिखना। तो मैं बोलता हूँ, आप लिखते जाइए। राजा वेतन लेकर शपथ खाकर राज्यसभा की सीट पर बैठा, जनजातीय सूचियां बोलते हुए ममता को भाषण दिया। ममता को 3 भाषण दिया, लिखो, ममता को 3 भाषण दिया। भूमि की रक्षा करूंगा, दल बदल रोकूंगा, पंचायतों को नगर पालिका बना दूंगा। लिख लिया? ठीक है। अब देखो, राजा है, राजा लिखिए। राजा के सामने लिखो राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र, ब्रैकेट में लिखो फर्स्ट शेड्यूल। ठीक है। वेतन लेकर के सामने लिखो वेतन भत्ते, ब्रैकेट में लिखो सेकंड शेड्यूल। और फिर लिखो शपथ खाकर, उसके सामने लिखो शपथ पत्र, थर्ड शेड्यूल। फिर लिखो राज्यसभा की सीट पर बैठा, तो सामने लिखो राज्यसभा की सीट, फोर्थ शेड्यूल। और इतना आप, ज़्यादा है वीडियो, रोक रोक के लिख लेना, ठीक है। 5वें पे लिखिए, क्या जनजातीय सूचियां बोला था ना, तो जनजाति सूची, अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र, 5th शेड्यूल। ठीक है। जनजातीय सूचियां बोलते हुए ममता को 3 भाषण दिया। ठीक है। तो ममता के सामने लिखना आप 6वीं अनुसूची और 4 राज्यों के नाम लिखो। एक तो हो जाएगा मिजोरम, एक हो जाएगा मेघालय, एक हो जाएगा त्रिपुरा, एक हो जाएगा असम। इन 4 राज्यों का नाम लिखिए। ममता को कितने भाषण दिए थे? 3 भाषण। तो 3 के सामने लिखो 7वीं अनुसूची, और 3 के सामने लिखो 7वीं अनुसूची, और 3 अनुसूचियां बताता हूँ, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्धित सूची। इसलिए मैंने 3 भाषण बोला था। ठीक है, 3 हो गया। अब 3 के सामने लिखो 3 भाषण दिया, तो भाषण के सामने लिखो मान्यता प्राप्त भाषाएं, ब्रैकेट में लिखना 22 भाषाएं 8th शेड्यूल में। ठीक है। 3 भाषण में क्या क्या बोला था? एक तो भूमि की रक्षा करूंगा, तो भूमि सुधार कानूनों की रक्षा 9वें शेड्यूल में। दल बदल रोकूंगा, तो दल बदल 10वें शेड्यूल में। पंचायतों को नगर पालिका बनाऊंगा ना, तो पंचायतों के सामने लिखो पंचायतों के कार्य 11th शेड्यूल में। नगर पालिका बनाऊंगा तो लिखो नगर पालिका के कार्य 12th शेड्यूल में। ठीक है। इनमें देखो पूरा क्या है, कार्य है, ये बात ध्यान रखना है, कार्य की बात हो रहा है। ठीक है। अब मैं एक फास्टली क्विकली आपको फिर से बोल देता हूं। राजा वेतन लेकर शपथ खाकर सीट पर बैठा, जनजातीय सूचियां बोलते हुए ममता को 3 भाषण दिया। भूमि की रक्षा करूंगा, नंबर 1। दल बदल रोकूंगा, नंबर 2। पंचायतों को नगर पालिका बना दूंगा, नंबर 3। ठीक है। तो राजा से राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र, वेतन लेकर से वेतन भत्ते, शपथ खाकर से शपथ पत्र, सीट पर बैठा से राज्यसभा की सीटें, जनजातीय सूचियां बोले लगा तो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र 5th शेड्यूल। और जनजातीय सूचियां बोलते हुए ममता से लिखो, ममता के सामने लिखो 6वीं अनुसूची, और उसमें 4 राज्य हैं, वो लिख लो। एक है मणिपुर, एक है मेघालय, एक है असम, एक त्रिपुरा। ठीक है। ममता को अनुसूची, अब क्या है, अनुसूचित जनजातीय सूची, क्या बोल रहे थे यार, जनजातीय सूचियां बोलते हुए ममता को 3 भाषण दिया ना, 3 के सामने लिखो संघ सूची, राज्य सूची, संवर्धित सूची, 7th शेड्यूल में। भाषण के सामने लिखो मान्यता प्राप्त भाषाएं 22, ब्रैकेट में लिखना 22, 8th शेड्यूल में। क्या 3 भाषण दिया था? भूमि की रक्षा करूंगा, 9th शेड्यूल, भूमि सुधार कानून। दल बदल रोकूंगा, दल बदल कानून, 10th शेड्यूल। पंचायतों को नगर पालिका बना दूंगा, तो पंचायतों के सामने लिखना 11वां शेड्यूल, पंचायतों के कार्य। नगर पालिका बना दूंगा के सामने लिखो नगर पालिका के कार्य, 12th शेड्यूल। उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब देखिए, ये जो हमारे संविधान में कितनी मूल में कितनी थी? मूल में थी 8 अनुसूचियाँ। ठीक है। जो 9वीं अनुसूची है वो पहले संविधान संशोधन के माध्यम से जुड़ा है। और पहला संविधान संशोधन कब हुआ था बताइए? 1951 में पहला संशोधन हुआ था। ठीक है। प्रधानमंत्री कौन था?
प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे हमारे पहले प्रधानमंत्री, ठीक है। तो 9वीं अनुसूची हम लोगों ने जोड़ दी पहले संशोधन के तहत। हमारे संविधान में कितनी 12 अनुसूची हैं, तो 10वीं अनुसूची बताइए। 10वीं कब जोड़ी गई? दल बदल रोका था। प्रधानमंत्री नेहरू जी की लड़की इंदिरा गांधी जी के लड़के थे राजीव गांधी जी के कार्यकाल में 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, ठीक है। तो 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 11वीं और 12वीं अनुसूची लगभग एक साथ ही जोड़ी गई, 11वीं और 12वीं, ठीक है। तो 11वीं को हमने जोड़ा 73वें संविधान संशोधन से। ये कब हुआ था? 1993, 73 से 93, ठीक है। और ये दोनों साथ में हुआ था, तो 74वीं 93 में हुआ था। 74वें संविधान संशोधन से 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और 73वें संविधान संशोधन से 11वीं जोड़ी गई, ठीक है। और पहले संविधान संशोधन से कौन सी अनुसूची? 9वीं अनुसूची, 9वीं। देखो हिंदी में एक भी ऐसे ऐसे करके लिखता है, कुछ बिल्कुल 9 की तरह होता है, कुछ लोग 9 में और हिंदी की 1 में अंतर नहीं कर पाते हैं। वैसे ही आप समझिए, पहला संविधान संशोधन 9वीं अनुसूची, और तुम्हारा 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जो हुआ था उसके माध्यम से जोड़ी गई, ठीक है। आज हमारे संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। अब हम आते हैं पहली अनुसूची पर। पहली अनुसूची में क्या है? इसमें 8 घटक राज्य, ये 28 राज्यों और 8 संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है, ठीक है। और इसमें ये भी लिखा है 69वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। ये तो ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं पूछा जाता है। हम एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कर रहे हैं, तो एग्जाम के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो ये बताइए, भारत में राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के नाम, सीमाएं और क्षेत्रफल का विवरण कौन सी अनुसूची में दिया गया है? क्वेश्चन पूछ रहा हूं, तो पहला अनुसूची इसका आंसर है। दूसरा क्वेश्चन, संविधान के आरंभ में कितने राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र थे? संविधान जब शुरू हुआ था हमारे 26 जनवरी 1950 को, तब हमारे पास 14 राज्य थे, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित क्षेत्र थे, 6 केंद्र शासित क्षेत्र थे। ये आपको पता होना चाहिए महाराज, ठीक है। 14 राज्य, 6 केंद्र शासित क्षेत्र थे, ठीक। अगला क्वेश्चन, आज हमारे कितने राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र हैं? कई लोग 29 बोलते हैं, लेकिन नहीं, अब हमारे पास 28 राज्य हैं प्लस 8 केंद्र शासित क्षेत्र हैं, 28 8, ठीक है। और दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा कब दिया गया था? तो 69वां संविधान संशोधन, 69वां। और कब हुआ था? 1991 में हुआ था, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी बनी थी। और 29 राज्य से वापस से 28 घट कैसे गया एक राज्य? तो घट ऐसे गया, 2019 में 370 धारा 370 को हटाए थे और 35 को हटाने के बाद जम्मू कश्मीर राज्य जो था ना, उसे 2 भागों में हमने बांटा था। एक तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, दूसरा लद्दाख, ठीक है। इसलिए हमारे राज्य 29 से घट के फिर से 28 रह गया। और 2020 में दादरा एवं नगर हवेली और दमन द्वीप को भी मिलाकर एक यूटी बना दिया गया, ठीक है। यूटी में भी चेंज हुआ, मतलब संघ शासित क्षेत्र में पहले दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप अलग अलग थे, लेकिन इन दोनों को मिलाकर तो एक कर दिया गया। जबकि कश्मीर जो राज्य था उसे एक जम्मू कश्मीर, एक लद्दाख में 2 तोड़ दिया गया। तो पहले हमारे पास कितना था? 7 संघ शासित क्षेत्र थे, 29 राज्य थे। तो 29 7 कितना होता है? 36। फिर इनने क्या किया, जम्मू कश्मीर को राज्य से हटा दिया, तो अब राज्य बचे 28 राज्य बचे और 2 केंद्र शासित हो गए, 2 और जोड़ दिए तो 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे। तो इनने कहा अरे यार 28 9 की गिनती तो फिर 37 की हो गई थी ना, 37, इन्हें 36 ही रखना था। तो इनने दादर नगर हवेली और दमन द्वीप को फिर से मिला दिया, उन दोनों को मिला दिया, तो अब वो एक ही रह गए 2, ठीक है। तो अब कितने बचे हैं? 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो अब देखो, अब फिर से 28 और 8 36 हो गया, ठीक है। ऐसे आप याद रखना है। अब चलते हैं, संविधान की पहली अनुसूची में क्या दिया गया है? राजभाषा के राज्यों की सीमाएं। तो राज्यों की सीमाएं, राजभाषा 8वीं अनुसूची में दी गई है, ठीक है। मतलब राजभाषा ऐसे समझ लीजिए, राजभाषा नहीं है एक तरीके से, वो संविधान की 8वीं अनुसूची की जो भाषाएं हैं। अच्छा, अब आते हैं हम लोग, पहली अनुसूची होगी, दूसरी अनुसूची पे आ जाते हैं। इतना ही पूछा जाएगा पहली अनुसूची से। अब ये जो है दूसरी अनुसूची जो है ना, इसमें क्या है? वेतन, भत्ते, पेंशन और विशेष अधिकारों का प्रावधान किसमें है? दूसरी अनुसूची में है। लेकिन एक बात बताइए मुझे,
इसमें जो प्रावधान है वो केवल संवैधानिक पदाधिकारियों के लिए, जैसे आप देखना भारतीय, इसमें लिखा है, इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारी, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति उपसभापति, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज और भारत के कौन महान्यायवादी नहीं के नियंत्रक के मालिका परीक्षक की बात यहाँ की गई है। ठीक है, अब एक बात बताइए मुझे, क्या उपराष्ट्रपति पद का डायरेक्ट उल्लेख है इसमें? सेकंड शेड्यूल में जो वेतन वाला है, इससे वेतन भत्ते जो हैं, नहीं, उपराष्ट्रपति का डायरेक्ट उल्लेख नहीं है, यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। उस उपराष्ट्रपति की जगह उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो राज्यसभा के सभापति होने के नाते मिलता है। ठीक है, इसमें क्या था, ये दूसरी अनुसूची है, मूलतः इसमें क्या है, 5 भाग हैं इसके, 5 भाग यहाँ, बिल्कुल 5 भाग ऐसे हैं, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। तो जो ए है ना, उसमें क्या है, ए में राष्ट्रपति और राज्यपाल का वेतन की बात कही गई, भाग ए में, इसके भाग ए में। इसके भाग बी में क्या है, ये तो खैर अप्रासंगिक नहीं, लेकिन इसके भाग बी में क्या था, जो आपने सुना होगा, 26वें संविधान संशोधन 1971 में हुआ था। 1971 है तो 1971 भारत पाक युद्ध भी चल रहा था, हम लोग घाटे में थे, हम लोगों का पैसा लड़ाई में 1962 की लड़ाई में, 1965 की लड़ाई में, 1971 की लड़ाई में खर्च हो चुका था। तो हमारी सरकार परेशान थी, तो उसने क्या किया, जो राजा रजवाड़े थे उनका प्रिवी पर्स बंद कर दिया था। तो इसमें जो राजाओं को प्रिवी पर्स जो था वो इसी पार्ट में था, सेकंड शेड्यूल के बी पार्ट में था। ठीक है, तो प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया। और पार्ट सी में क्या है, पार्ट सी में था लोकसभा और राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते, इसमें पार्ट सी में था। अब आप पूछोगे राज्यों की विधानसभाओं और विधान परिषदों के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते इसमें थे या नहीं, तो बिल्कुल सेकंड शेड्यूल के पार्ट सी में वो भी थे, चाहे वो लोकसभा राज्यसभा के अध्यक्ष हों या फिर राज्यों की विधानसभा या विधान परिषद के अध्यक्ष हों, वो पार्ट सी में थे। पार्ट बी में राजा रजवाड़े थे, जैसे 26वें संविधान संशोधन 1971 के तहत इंदिरा गांधी ने समाप्त कर दिया प्रिवी पर्स को। उन क्या था, राजा को अलग से दिया जाता था भत्ता वगैरह, तो उसमें हमारा बहुत खर्चा होता था। पार्ट ए में क्या था, जो देश का राष्ट्रपति है और राज्यपाल है राज्यों के, उनके वेतन थे। और पार्ट डी में क्या था, डी में है जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज। और जो पार्ट ई है, पार्ट ई में था कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अर्थात भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। इतना आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं यहाँ से थोड़ा और जान लेते हैं। ये बताइए, ये जो वेतन भत्ते इनमें कौन बदलाव कर सकता है, तो बिल्कुल ये वेतन भत्ते इनमें संसद बदलाव कर सकती है। संसद राज्यों के स्तर पे तो राज्य विधानसभाएं कर सकती हैं, राज्यों की बात है जैसे उसमें राज्य विधानसभाएं कर लेती हैं। मूलतः पावर किसके पास है, संसद के पास है। अच्छा, राज्य विधानसभा वाला है, एक बार फैक्ट चेक जरूर कर लेना आप, ठीक है। अच्छा, आपको पता चल गया बदलाव कौन करेगी, बदलाव संसद कर रही है इसमें, संसद। राज्य विधानसभा का फैक्ट चेक आप कर लोगे, ठीक है, इतना काम कर लेना। राष्ट्रपति का वेतन अभी कितना है, वेतन की बात हो रही तो वेतन सबका क्लियर करेंगे यहीं की यहीं। 5 लाख प्रति माह, 5 लाख प्रति माह है राष्ट्रपति का वेतन। और एक हफ्ते, और राज्यपाल का वेतन कितना है, राज्यपाल का 3.5 लाख, 3.5 लाख, ठीक है। और राष्ट्रपति के और जिनके इन लोगों के राष्ट्रपति हुआ, इनके राज्यपाल हुआ, इनके भत्तों पे क्या होता है, टैक्स फ्री होता है। कोई सरकारी अफिसर है उसको जो वेतन भत्ते मिलेगा उस पर टैक्स लगता है, इनकम टैक्स। इनके पे इनकम टैक्स नहीं लगता, ये टैक्स फ्री होते हैं इनके भत्ते, ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए मुझे, सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरी कितनी है, तो 2,80,000, 2.8 लाख, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस यानी जज की कितनी है, 2.5 लाख, उनसे 30,000 रुपया कम। जो सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरी है वही हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की है, 2.5 लाख, ठीक है। तो दो लोगों की सैलरी बराबर है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की और सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरी बराबर है। जबकि जो CGI अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात कर तो उसकी ज़्यादा है, उसकी 2.8 लाख है, 2,80,000। अच्छा, हाई कोर्ट का जो जज है उसकी कितनी है, उसकी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कम होगी, तो कितनी है, 2.25 लाख, 2.25 लाख। आपको याद रखना है ये चीज़ें, ठीक है, पूछ लेता है आपके पेपर में। क्या ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट की ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाएगा
कि ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जो इनको जो वेतन भत्ता दिया जा रहा है सेकंड शेड्यूल के माध्यम से, ये तो ठीक है दिया जा रहा है, क्या इन पे वित्त आयोग की सिफारिशें लागू होती हैं? तो नहीं, वित्त आयोग की सिफारिशें इन पे लागू नहीं होती हैं। तो इनके वेतन भत्ते में कौन बदलाव कर सकता है? इनके वेतन भत्ते में संसद बदलाव कर सकती है। संसद ही तो बढ़ाती है, हालांकि हानिकारक परिवर्तन नहीं होता है, वो बात अलग है, मतलब घटाते नहीं है, बढ़ाया जाता है, घटाया थोड़ी जाता है यार। और जो सुप्रीम कोर्ट और जज, और सुप्रीम कोर्ट के जज के ही बराबर इनकी है, जो मैंने पार्टी में बताया था ना, कैग नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इनकी सैलरी 2.25 लाख रुपए है। हाई कोर्ट के जज के बराबर है इनकी। किसके बराबर है? नहीं, इनका जो कैग का जो सैलरी है वो कितना है आज की डेट में? कैग का जो सैलरी है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है, तो इनका भी 2.5 लाख होगा। तो 2.5 लाख 3 लोगों का हो गया। देखो 1 मिनट फिर से क्लियर करता हूँ। देखो 2.5 लाख में आप कंफ्यूज होंगे, जो 2.5 लाख सैलरी है ना वो 3 लोगों का है। एक सुप्रीम कोर्ट के जज का, सुप्रीम कोर्ट के जज का, ठीक है, एक। दूसरा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का 2.5 लाख, और तीसरा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का, इनका भी 2.5 लाख है। सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर इनका वेतन है। तो सबसे कम इनमें किसका वेतन है? हाई कोर्ट के जज का 2.25 लाख, 2.25 लाख, 2.25 लाख। उनसे ज़्यादा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का, सुप्रीम कोर्ट के जज का और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का 2.5 लाख, और सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति का 5 लाख। उनसे कम राज्यपाल का 3.5 लाख। अच्छा, कोई पूछे राज्यपाल में और सीजीआई में किसका वेतन ज़्यादा होता है? तो राज्यपाल का ज़्यादा होता है। अब मुझे ये बताइए, जो सांसद हैं, सांसद जो होते हैं, इनका वेतन क्या सेकंड शेड्यूल में है? सांसद का, जिसे हम एमपीज बोलते हैं, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, तो इनका वेतन सेकंड शेड्यूल में नहीं है। इनका वेतन हमें मिलता है, एक एक्ट है, पार्लियामेंट्री एक्ट है 1954 का, सैलरी अलाउंसेस एंड पेंशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एक्ट 1954, 1954 का एक्ट जो है उसके माध्यम से मिलता है। और जो विधायकों का वेतन है ये कहाँ से होता है? ये राज्य विधानमंडल से तय होता है, ठीक है। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस का वेतन कैसे मिलता है? इनके लिए पे कमीशन होता है। जैसे अभी आप 8वें वित्त आयोग की बात सुन रहे होंगे, तो पे कमीशन होता है, उसके थ्रू इनका वेतन मिलता है। और किससे रूल से? डीओपीटी के रूल से मिलता है, डीओपीटी के रूल से, ठीक है। सेकंड शेड्यूल से इनका लेना देना नहीं है, ना आईएएस का, ना आईपीएस का, ना एमपीज का, ना एमएलए का। सेकंड शेड्यूल केवल उन लोगों के लिए है जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं। समझ गए आप लोग? यही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं, तो इतना हम यहाँ बता दिए आपको। अब आते हैं थर्ड शेड्यूल में, शपथ वगैरह को देख लेते हैं। तो क्या है, तीसरी अनुसूची जो है ना उसमें शपथ का उल्लेख है। लेकिन आप हमेशा ध्यान देना, राष्ट्रपति जो शपथ लेता है वो संविधान की रक्षा की शपथ लेता है, ठीक है, बता देता हूँ राष्ट्रपति की शपथ, और संविधान के पालन की शपथ लेता है, संविधान के संरक्षण की शपथ लेता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और डिफेंड, और भारत की जनता की सेवा में कल्याण की शपथ लेता है। मतलब क्या है, राष्ट्रपति केवल निष्ठा ही नहीं बल्कि संविधान की रक्षा और जन कल्याण का भी दायित्व राष्ट्रपति लेता है। जबकि अन्य लोग जो हैं, जैसे मंत्री हैं, सांसद, न्यायाधीश हैं, इनकी शपथ क्या होती है? संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की लेंगे और अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निर्वहन वगैरह की लेंगे, ठीक है। इनमें प्रोटेक्ट, प्रिजर्व और डिफेंड जैसे शब्द नहीं होते, इतना आप समझ लीजिए। राष्ट्रपति की शपथ सबसे विस्तृत है और कौन से अनुच्छेद से ली जाती है? आर्टिकल 60 के तहत राष्ट्रपति शपथ लेता है। इसमें आप इतना जरूर ध्यान रखिएगा। और फोर्थ शेड्यूल में क्या है? फोर्थ शेड्यूल में विभिन्न राज्यों, संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण है। देखो, राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व का विवरण है वो फोर्थ शेड्यूल में है। तो क्या यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या लोकसभा में भी प्रतिनिधित्व का विवरण फोर्थ शेड्यूल में है? तो लोकसभा का जो प्रतिनिधित्व है वो डेलीमिशन एक्ट, जो परसिमन आयोग वगैरह है उनसे रिलेटेड है। ये चौथी अनुसूची में केवल राज्यसभा का है, ये बात आप जरूर ध्यान रखना। हम लोग क्या करते हैं, हर चीज़ में लोकसभा को ज़्यादा वरीयता देते हैं, लेकिन फोर्थ शेड्यूल में राज्यसभा की बात हो रही है, ठीक है। तो ये समाधान है, थोड़ा ध्यान से इसे पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। बाकी अब बचा है 5वीं और 6वीं अनुसूची। ये लग रहा है कि ये इतना है, बस 2-4 लाइन का है 5वीं 6वीं अनुसूची। भाई 5वीं 6वीं अनुसूची से यदि क्वेश्चन आ गया ना तो अनर्थ करके जाता है। अनर्थ करके मतलब आपके पेपर में क्वेश्चन गलत हो जाता है, इसलिए इसे हम अलग से पार्ट में
काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे और इसमें क्या अंतर है, इनमें राज्यपाल का क्या योगदान है, राज्य विधानसभाओं का क्या योगदान है, राष्ट्रपति क्या करता है इसमें, वो एक तो वो सब में पहले समझने में ही तारे दिखेंगे, इसमें क्या कर रहा है उसमें क्या कर रहा है। फिर दूसरी बात, इन दोनों में अंतर भी करना पड़ेगा एक बात। और पाँचवीं अनुसूची में जो राज्य हैं वे कौन से राज्य, छठवीं अनुसूची के राज्य तो मैंने खैर आपको ट्रिक से बताई है कि ममता, तो एक एम से मणिपुर हो गया, एक एम से मेघालय, एक से त्रिपुरा, एक असम से, ए से असम हो गया ममता। इन चार को छोड़ के बाकी अनुसूचित जाति क्षेत्र बहुल जो राज्य हैं, जैसे आपका मध्य प्रदेश है, आपका गुजरात है, उड़ीसा है, तो इनके लिए अलग से प्रावधान है। ठीक है, तो फिर अगले पार्ट में से देखते हैं। धन्यवाद।